नाउ इन प्रीवियस लेक्चर हमारा कुछ ना कुछ रह ही जाता है. सो प्रीवियस मिडिल क्रेनियल फॉसा से एक चीज़ जिसको हमने स्लाइटली टच किया था, जिसको अभी मैं अपना पॉइंटर टच कर रहा हूँ, उसको हमने स्लाइटली टच किया था और वो हमने पूरी तरह से उसको डिस्कस नहीं किया था. उसमें कुछ डिस्कस करने जैसा कुछ है भी नहीं, बट यू शुड नो दैट just lateral and posterior, posterolateral to the foramina ovale. This was your foramina beloved, foramina lacerum, sorry, foramina lacerum. foramina lacerum से posterior और lateral, foramina lacerum से posterior और lateral हमारे पास एक impression है, that is known as the trigeminal impression. So this is your trigeminal impression. ग्रेज एनाटमी से ट्राइजेमिनल केव भी कह रही है, एंड इस केव के अंदर हमारे पास ट्राइजेमिनल गैंग्लियन होता है. नाउ वन अनदर थिंग दैट हमने इस मिडिल क्रेनियल फॉसा में बहुत सारी और चीज़ों को डिस्कस किया. हमने ट्राइजेमिनल केव को भी, फोरामिनास को भी, हाइपोफिजियल फॉसा को भी और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को भी. बट एक और इम्पॉर्टेंट कैनाल है जिसको हमने मेंशन किया था, बट वी डिडंट डिस्कस इट्स फॉर्मेशन एंड इट्स टर्मिनेशन. दैट वाज द कैरोटिड कैनाल. अब यहाँ आपको कैरोटिड कैनाल समझ तो नहीं आएगा, बट यू शुड नो द लोकेशन ऑफ द कैरोटिड कैनाल. दैट एंड्स from if I have some thinner pointer, ये मिडिल क्रेनियल फॉसा है, ये एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस है और ये है मिडिल क्लिनोइड प्रोसेस. यहाँ है टर्मिनेशन और ये पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस है और यहाँ एक लिगामेंटस अटैचमेंट होती है. कॉर्टिकोक्लिनोइड लिगामेंट की एक एक्सटेंशन है जो आती है, एंड दैट मेक्स दैट fills or that fully forms this canal. अब अगर यहाँ आपको समझ नहीं आएगी तो just keep these things in mind and we will discuss it in a diagram. अब I have made this process. This is your hypophyseal fossa. ये आपका hypophyseal fossa है सारा का सारा, और this is your anterior clinoid process एंड दिस इज़ योर मिडिल क्लिनोइड प्रोसेस. जैसे हमने डिस्कस किया था, मिडिल क्लिनोइड प्रोसेस है और ये फॉसा है. आई एम सॉरी, दिस इज़ द फॉसा, ये नहीं है, दिस इज़ द फॉसा. अभी हम फिर से देख लें, जो मैंने ड्रॉ किया है वो ज़रा कॉन्ट्रालेटरल साइड पर है. दिस इज़ द एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, दिस इज़ द मिडिल क्लिनोइड प्रोसेस. ये एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस है, ये मिडिल क्लिनोइड प्रोसेस है, ये एंटीरियर बता रहे थे. Oh, sorry. ये एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस है और ये मिडिल क्लिनोइड प्रोसेस है. आई एम सॉरी. दिस इज द एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, दिस इज द मिडिल क्लिनोइड प्रोसेस. दिस इज द एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, दिस इज द मिडिल क्लिनोइड प्रोसेस here, which is making a foramina known as the corticoclinoid foramina. अब यहाँ corticoclinoid सही था, ये हाइपोफिजियल फॉसा ये है. या आप राइट साइड का बता रहे हो, सही है, कंटिन्यू करो. जो भी है. अब ये कैरोटिड कैनाल की फॉर्मेशन है, ये है सारी बॉडी ऑफ स्फीनॉइड. दिस होल इज द बॉडी ऑफ स्फीनॉइड. दिस इज द कॉर्टिकोक्लिनोइड लिगामेंट and this is enclosing a canal in between that is known as the carotid canal. So from anterior clinoid process to posterior clinoid process, it is the carotid canal. And if someone asks the role of middle clinoid process, then middle clinoid process is forming the foramen through which the internal carotid artery is passing, and it is forming the corticoclinoid foramen. Now about this corticoclinoid ligament, या जो लिगामेंट है जो अटैच कर रहा है और जो पूरा कर रहा है इस फॉसा को, जो कैरोटिड कैनाल को, दैट इज डेविएटेड laterally and forms the lingula, a lip shaped process. And that's all about the carotid canal, which lies between the anterior clinoid process and the posterior clinoid process, and the anterior and medial clinoid process forms an opening for the internal carotid artery, that is the foramen made by the anterior and middle clinoid process, that is known as the corticoclinoid foramen made by the corticoclinoid ligament and its ossification.
तो ये था एक थोड़ा सा टीडीएस किस्म का, एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक किस्म का कैनाल था. इट इज़ डन, एंड ऑल्सो दिस ट्राइजेमिनल केव इज़ ऑल्सो डन, और ट्राइजेमिनल इम्प्रेशन इज़ ऑल्सो डन. सो नाउ वी विल टर्न आवर अटेंशन टू द पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस. अब जिस तरह हमने मिडल क्लिनोइड फॉसा को डिस्कस करने से पहले बात की थी कि स्टेप की शेप में है. दिस इज सुपीरियर, दिस इज एट अ लोअर लेवल, एंड इट इज एट द मोस्ट inferior level. So posterior clinoid posterior cranial fossa is at the most inferior level. Posterior cranial fossa is also the largest. दो चीज़ें हैं, इसकी डायमेंशंस सबसे ज़्यादा बड़ी हैं और इसकी जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा इन्फीरियर है. नाउ फॉलोइंग आवर नॉर्मल रूट, हम सबसे पहले इसकी बाउंड्रीज देखेंगे, एंड देन वी विल सी द फोरामिना, एंड देन some things about the occipital bone and the relations to the sinuses. So first of all, we will see the margins. So the midline anterior margin is by the clivus. The clivus bone or the clivus itself is a region, but it is formed by three different bones. It is formed superiorly by the dorsum cellae, then in the middle portion by the body of sphenoid, and here at the inferior level it is formed by the basilar part of the occipital bone. So this is clivus. Now the anterolateral parts are formed by the posterior aspect of the petrous part of the temporal bone. As we discussed in the middle cranial fossa, that they are formed by the anterior aspect of the petrous part of the temporal bone. Here they are made by the posterior aspect of the petrous part of the temporal bone. And on all this posterior aspect, they are formed by the occipital bone. But on the lateral side, now we will see the lateral side. This lateral side is made by two bones, and these two bones are the petrous bones, which are extending here, this lateral side, and also the mastoid bone. Ye mastoid bone. So they are made by the petrous part. The lateral wall or the lateral boundary of the posterior cranial fossa is formed by the petrous part of the temporal bone as well as the mastoid part of the temporal bone, and then this whole posterior is formed by the occipital bone. इसकी थोड़ी सी जो बाउंड्रीज हैं वो थोड़ी टेक्निकल हैं. Midline anterior by the clivus, anterolateral by the posterior aspect of the petrous part of temporal bone, lateral by the petrous and the mastoid part of the temporal bone, and posteriorly by the occipital bone. The most striking feature of the floor of whole of the, और सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर पूरे स्कल का ही मुझे तो लगता है, बट वो अपना अपना शौक, बट हर जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इन द फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा इज द फोरामेन मैग्नम. अब इस फोरामेन मैग्नम को देखें तो इट इज़ नॉट अ सर्कुलर शेप, इट इज़ एन एग शेप्ड विद constricted ends or narrow ends at the anterior part and the wide lumen at the posterior part. Why this end is constricted? Because of the presence of occipital condyles. These occipital condyles are constricting the foramen. ये occipital condyles constrict कर रहे हैं foramen को, and they are making it an egg shaped, and they are narrowing it from the anterior side. Now talking about the structures that are passing through the foramen, we divide the foramen into three parts, and these three parts I've illustrated in this diagram. As we can see, these are the narrow anterior portion of the foramen magnum. This is the middle portion of the foramen magnum, and this is the rear portion of the foramen magnum.
these are the occipital condyles. The सुपीरियर एस्पेक्ट से हमारे पास टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस पास कर रहा है. मिडल एस्पेक्ट से एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, सिंपैथेटिक प्लेक्सेस एंड वर्टिब्रल आर्टरीज पास कर रही हैं. और जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है उससे हमारे पास सेरिबेलर, मेडुला और मेनिंजीज पास कर रही हैं. So these are the divisions which we have made for our own convenience. ये ऐसी बनी हुई चीज़ें कुछ नहीं है, बट हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए ये डिवीजन कर दी है, ताकि क्योंकि ये फोरामेन मैग्नम से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं. सो वी हैव मेड डिविजन्स के एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर एस्पेक्ट से क्या क्या चीज़ें पास कर रही हैं. आफ्टर वी आर डन विद द फोरामेन मैग्नम, we will see the clivus. As we discussed earlier, that the clivus is made of three bones: dorsum cellae, body of sphenoid, and the basilar part of the occipital bone. Now we will see that this clivus is convex. अब यहाँ से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि नहीं, बट यहाँ अगर आप देखें तो this is a convex surface. This convexity has a groove on every side, and this groove is very, very important because this groove ends, और अगर इस groove को अगर आपने identify कर लिया, then you will identify the jugular foramen. If you identify this groove that is being formed in the petro-occipital part, because this is the occipital part and this is the petrous part, so this is also known as petro-occipital groove. And so जो मैं ये कह रहा था कि ये जो आपने अगर petro-occipital groove को identify कर लिया, then you can easily identify the jugular foramen that is terminating. This groove is terminating at the jugular foramen. अब इस jugular foramen में ये groove एंटर हो रहा है, तो जुगुलर फोरामेन में इस ग्रूव के कंटेंट्स भी एंटर होने चाहिए. तो इस ग्रूव के अंदर क्या ऐसी चीज रन करेगी? इस ग्रूव के अंदर इंफीरियर पेट्रोजल साइनस रन करता है. इंफीरियर पेट्रोजल साइनस रन्स इन दिस ग्रूव एंड जॉइंस द इंटरनल जुगुलर वेन. अगर इंफीरियर पेट्रोजल साइनस है तो कोई ना कोई सुपीरियर पेट्रोजल साइनस भी होना चाहिए. सो वेयर इज द सुपीरियर पेट्रोजल साइनस? Superior petrosal sinus is running on the superior border or the apex of the petrous part of the temporal bone. ये जो sharp lining है, ये sharp lining, इसमें एक groove है जो अगर आप थोड़ा सा देखें तो आपको नजर आएगा. ये groove के अंदर superior petrosal sinus रन कर रहा है, which will ultimately join the sigmoid sinus. और ये अगर आप साइनसेस पढ़ेंगे तो you will see that the inferior petrosal sinus and the superior petrosal sinus eventually join the sigmoid sinus, but inferior petrosal sinus may join the sigmoid sinus or may join directly into the internal jugular artery. अब the next foramen which we'll discuss is lying in the posterior aspect of petrous part of the temporal bone. और इसके अंदर मैंने अपना ये जो पेन की वो फिलिंग है वो मैंने petrous part of posterior aspect of petrous part of temporal bone के अंदर डाली है जहाँ पर jugular foramen located है. This jugular foramen is complex. It has many structures passing through it and it is complex. How it is complex? Because it is being divided by the jugular tubercle into a notch and the rest of the jugular foramen. And how it is being divided, ये आपको नॉच नजर आ रही है. इसको अगर आप मैग्नीफाई करें तो आपको ये नॉच नजर आ रही है. और इस साइड पे थोड़ा सा क्लियर है, ये स्पिक्यूल है, बोनी स्पिक्यूल जो है, ये एक एंटीरियर पोर्शन बना दिया है इसने.
और एक posterior portion बना दिया. This bony spicule is the jugular spicule और jugular tubercle. अब anteriorly what is passing by? Anteriorly the ninth cranial nerve is passing by. The glossopharyngeal nerve is passing through this notch, glossopharyngeal notch of jugular foramen. Another structure which is not high yield, and if you want to remember, अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लें, that a cochlear caneculi also enters through this. Cochlear means cochlea. Cochlea is a part of internal ear, and this, as we know, that the petrous bone is surrounding the internal ear, so it is cochlear caneculi is passing through it, but it is very low yield अगर आप याद रखना चाहें. But the main is the glossopharyngeal nerve, the ninth cranial nerve. Now what enters through the posterior aspect of the jugular foramen? This includes the sigmoid sinus. It includes the inferior petrosal sinus, as we all agreed that inferior petrosal sinus will join the sigmoid sinus. So inferior petrosal sinus is also a part of the sigmoid sinus. It also houses the vagus nerve and the accessory nerve. अगर किसी ने अभी या बाद में जुगुलर फोरामेन के नर्व्स को याद अगर आप इस तरह से रख सकते हैं कि अगर किसी ने मॉडल के ऊपर देखी हो या कभी वैसे पढ़ी हो क्रेनियल नर्व्स की ओरिजिन, तो आपने देखा होगा कि ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, वेगस नर्व और स्पाइनल एक्सेसरी नर्व एक साथ अराइज कर रही हैं. ग्लोसोफ्रेंजियल 9th, 10th और 11th क्रेनियल नर्व एक साथ अराइज कर रही हैं और वो एक ही फोरामेन से गुजर रही हैं, दैट इज द जुगुलर फोरामेन. नाउ just medially, not just medially but medially and at a lower level, it is hard to define and hard to see, but जहाँ मेरा अभी पेन है, this is the site of hypoglossal canal, and this hypoglossal canal, as the name indicates, hypoglossal canal will give the nerve of hypoglossal, which is the 12th cranial nerve, as I think it's the 12th cranial nerve. So hypoglossal canal gives or emits the hypoglossal nerve, and it also transmit the meningeal branch of the ascending pharyngeal artery, but this is disputive. इसका अभी पता नहीं है कि करती है कि नहीं, but Gray's Anatomy के according the meningeal branch of ascending pharyngeal artery also passes through it. Okay. Now, one important function of the hypoglossal canal is that it is connecting, as you can see कि अगर मैं अपना कोशिश करूं तो शायद आपको अभी यहाँ से नज़र आए. हाँ, you can see now here. ये हमारे पास एक मिनट, सॉरी, बट ये हमारे पास था जुगुलर फोरामेन ये था हमारे पास, और ये है हमारे पास हाइपोग्लॉसल कैनाल यहाँ. अब अगर मैं हाइपोग्लॉसल कैनाल से पेन डालूं तो मैं एंटर कर जाता हूँ जुगुलर फोरामेन में. यू कैन सी हियर, यहाँ हम हाइपोग्लॉसल कैनाल से पेन अगर डालें तो हाइपोग्लॉसल कैनाल से इंटरनल जुगुलर फोरामेन में एंटर कर जाते हैं. So this is an important site of communication between the basilar plexus and with the internal jugular vein. यहाँ हमारे पास basilar plexus है. Here we have the basilar plexus, and this basilar plexus along with the basilar sinus has to communicate with the internal jugular foramen. So it passes through the hypoglossal canal and enters into the internal jugular vein, which is passing through the jugular foramen. Now there is another canal which we cannot see, but there is a posterior condylar canal here, or simply we say it as a condylar canal, which emits the emissary vein that connects into the sigmoid sinus. Now, अब हमने अगर ये बातें कर ली हैं, then we will come to the
posterior surface of the petrous bone. Posterior surface of the petrous bone is forming the, you can say, whole of the anterolateral boundary of the posterior cranial fossa. And this petrous bone, हमने बार बार यही बात की है कि petrous bone of the temporal bone is housing the internal ear structure. And we know that there should be an external acoustic meatus that is here, and there is an internal acoustic meatus that is here. Sorry, this is here. I think I am sleeping. So this is the internal acoustic meatus. This internal acoustic meatus, अब तो शायद ये काफ़ी ज़्यादा इसमें टर्न्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, तो ये एक सीधा कैनाल नहीं है. इस वजह से मैं अपना पेन इसके थ्रू पास करके एक्सटर्नल अकूस्टिक मिएटस से नहीं निकाल सक रहा, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे टर्न्स हैं. सो माई पेन इफ इट इज़ गोइंग हेयर इट विल बी स्टक हेयर. सो इट इज़ ट्विस्ट एंड टर्न्ड. एक इसके अंदर कैनाल और चैनल है इंटरनल ईयर का, बट बिलीव मी दैट इट इज़ कनेक्टेड विद द external acoustic meatus. Now the second thing that we have to see is what are the structures that are passing through the internal acoustic meatus. The first thing is that it has the nervus intermedius. It has the nervus intermedius and it has the vestibulocochlear nerve, it has the facial nerves and the labyrinthine arteries and veins. The rest of the posterior cranial fossa we will be discussing in the next video.